पिछले 100 सालों में दुनिया पर अमेरिका का दबदबा दिखाई देता है। इस दौर को अमेरिकी सदी कहा जाता है और यह सिर्फ इत्तेफाक से नहीं हुआ, इसे आर्थिक ताकत, मिलिट्री की ताकत और कूटनीतिक असर के दम पर बनाया गया था। जब दो वर्ल्ड वॉर ने पुराने यूरोपीय देशों को तबाह कर दिया तो यूनाइटेड स्टेट्स अपने कारखानों और बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ सामने आया। उसने इस पोजीशन का इस्तेमाल करके वॉर के बाद की ग्लोबल व्यवस्था बनाई, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं बनाई, जिन्होंने अमेरिकी वैल्यूज और इंटरेस्ट को इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा बना दिया, जिससे उसकी लीडरशिप बनी रही। इस दौर में अमेरिका ने किसी भी देश को बेअसर करने में महारत दिखाई है, जिसने उसकी बादशाहत को चुनौती देने की हिम्मत की। कोल्ड वॉर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ दशकों तक चली एक वैचारिक और भू राजनीतिक लड़ाई थी। अमेरिका ने नेटो जैसे मिलिट्री अलायंस, आर्थिक दबाव और हथियारों की होड़ को बढ़ावा देकर सोवियत प्रभाव को कंट्रोल किया, जिसे सेंट्रली प्लान्ड सोवियत इकोनॉमी झेल नहीं पाई। इस दबाव के कारण सोवियत संघ टूट गया और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की इकलौती सुपर पावर बन गया। खतरों को बेअसर करने का यह तरीका उसकी फॉरेन पॉलिसी की पहचान बन गया, जो किसी भी उभरते हुए प्रतिद्वंद्वी के लिए एक मैसेज था। यह स्ट्रैटेजी सिर्फ सुपर पावर्स तक ही सीमित नहीं थी। जब 1980 के दशक में जापान का आर्थिक चमत्कार अमेरिकी इंडस्ट्रियल दबदबे के लिए खतरा लगने लगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रेड नेगोशिएशंस और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया, जैसे प्लाजा एकॉर्ड, ताकि जापान के बढ़ते कदमों को संभाला और कम किया जा सके। इसी तरह इराक और ईरान जैसे देश, जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं या विरोध से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को चुनौती दी, उन्हें गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों, राजनीतिक अलगाव और इराकन के मामले में सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन का सामना करना पड़ा। हर कार्रवाई, चाहे वह आर्थिक हो, कूटनीतिक हो या मिलिट्री, एक सोची समझी चाल थी ताकि चुनौतियों को खत्म किया जा सके, इससे पहले कि वे ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल दें जो वॉशिंगटन के लिए सही न हो। यह इतिहास आज सुपर पावर बनने की चाह रखने वाले किसी भी देश के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, एक जरूरी सबक देता है। यह बताता है कि टॉप पर पहुंचने का रास्ता सिर्फ अपनी ताकत बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि मौजूदा पावर से बनी मुश्किल और बेरहम भू राजनीतिक दुनिया में चलना भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने बड़े टूलकिट का इस्तेमाल किया है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर अपने कंट्रोल से लेकर अपनी कल्चरल सॉफ्ट पावर तक, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। जैसे जैसे नई शक्तियां उभरती हैं, उन्हें यह मानकर चलना चाहिए कि उनकी ग्रोथ को सिर्फ उनके लिए तरक्की के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि स्थापित व्यवस्था के लिए एक संभावित खतरे के तौर पर देखा जाएगा, जिससे जांच, दबाव और स्ट्रैटेजिक जवाबी कार्रवाई होगी। जैसे जैसे हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में आगे बढ़ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के दबदबे वाला एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुध्रुवीय हकीकत में बदलती दिख रही है। अमेरिकी दबदबे को सबसे बड़ी चुनौती चीन से मिल रही है, जिसने बेमिसाल पैमाने और रफ्तार से आर्थिक बदलाव किया है। दशकों से चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत का फायदा उठाकर दुनिया की फैक्ट्री का रूप ले लिया है, जिससे उसने काफी दौलत और टेक्नोलॉजिकल क्षमता जमा की है। अब वह अपनी इस आर्थिक ताकत को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी महत्वाकांक्षी पहलुओं के जरिए मिलिट्री और कूटनीतिक प्रभाव में बदल रहा है। इस तेजी से बढ़ते कदम ने वॉशिंगटन से भी कड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जिससे एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई है, जो हमारे मौजूदा दौर को तय करती है। इसी के साथ एक और ताकतवर देश जाग रहा है, भारत। इसकी यात्रा चीन से अलग है। भारत को तेजी से पुरानी ताकतों के लिए एक और बड़ा चैलेंजर माना जा रहा है। भारत के बढ़ते प्रभाव का मुख्य इंजन इसकी डायनामिक इकोनॉमी है, जिसने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा हासिल किया है और इस दशक के खत्म होने से पहले तीसरे स्थान पर पहुंचने की राह पर है। यह आर्थिक गति ग्लोबल मामलों में एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रही है। चीन से अलग भारत का उदय एक शोरगुल वाले वाइब्रेंट लोकतंत्र पर टिका है, जो बीजिंग के तानाशाही मॉडल से सावधान पश्चिमी ताकतों के लिए एक अलग तरह की चुनौती और संभावित पार्टनरशिप का मौका पेश करता है। भारत की ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी से नहीं आती, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड एक नेचुरल ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सिर्फ 29 साल की औसत उम्र के साथ भारत के पास एक युवा ऊर्जा है, जिसकी कई बूढ़े विकसित देशों में कमी है। यह विशाल मानव संसाधन जब शिक्षित और कुशल होता है, तो इनोवेशन, कंजम्पशन और ग्रोथ का इंजन बन जाता है। देश ने टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति की है, खासकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसे अब दूसरे देश भी अपना रहे हैं। एक बढ़ती हुई इकोनॉमी, एक बड़ी युवा आबादी और टेक्नोलॉजिकल क्षमता का यह मेल दुनिया में भारत की बड़ी भूमिका के दावे की बुनियाद बनाता है।
जैसे जैसे चीन और भारत अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड फिर से तैयार हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अब एक नहीं बल्कि 2 संभावित प्रतिद्वंद्वियों का सामना कर रहा है, जिनमें से हर एक की आबादी 1 अरब से ज्यादा है और उनकी इकोनॉमी कॉन्टिनेंट के साइज की है। यह नई गतिशीलता पुरानी रणनीतियों पर फिर से सोचने को मजबूर करती है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी बढ़त को सावधानी से संभाले, पिछले चुनौतियों के अनुभवों से सीखे और अपना एक अनोखा रास्ता बनाए। इसे अपनी डेमोग्राफिक और आर्थिक ताकतों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके एक मजबूत और प्रभावशाली देश बनाना होगा, जो ग्लोबल नियमों को सिर्फ मानने के बजाय उन्हें आकार देने में सक्षम हो और कई पावर सेंटर्स वाली दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए तैयार हो। आज की जुड़ी हुई दुनिया में ग्लोबल पावर सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और कैपिटल पर कंट्रोल से भी तय होती है। अमेरिकी कंपनियों ने डिजिटल दुनिया में ग्लोबल दबदबा हासिल कर लिया है, जो ऐतिहासिक रूप से बेमिसाल है। गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी कंपनियां सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं, वे ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्लो के गेटकीपर हैं। वे पब्लिक बातचीत को आकार देते हैं, लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं और उन कहानियों को कंट्रोल करते हैं जो रोज अरबों लोगों तक पहुंचती है। भारत जैसे बढ़ते देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती पेश करता है। इन प्लेटफॉर्म्स की ताकत कुछ आवाजों को बढ़ाने और दूसरों को चुप कराने या किसी देश की इंटरनेशनल इमेज को आकार देने की ताकत एक बहुत बड़ी और ज्यादातर अनियंत्रित सॉफ्ट पावर है। इस डिजिटल दबदबे को आर्थिक प्रभाव से पूरा किया जाता है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे भारतीय उद्योगपतियों का उदय, जो रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर टेलीकम्युनिकेशंस तक के सेक्टर्स में ग्लोबल स्केल के बिजनेस बना रहे हैं, एक अहम डेवलपमेंट है। उनकी सफलता ग्लोबल इकोनॉमी के सबसे ऊंचे लेवल पर मुकाबला करने की भारत की बढ़ती क्षमता का संकेत है। हालांकि इस बढ़त को पश्चिमी देशों में भी चिंता से देखा जाता है। ताकतवर गैर पश्चिमी कंपनियों का विकास स्थापित आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जा सकता है। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है जब ये लोग आलोचनात्मक रिपोर्टों और आरोपों का निशाना बनते हैं, जो अक्सर विदेश से आते हैं, जिनका मकसद उनकी विश्वसनीयता को कम करना और इसके साथ भारत की आर्थिक गति को धीमा करना होता है। चीन में जैक मा जैसे उद्योगपतियों की यात्रा एक चेतावनी भरी कहानी पेश करती है। एक समय चीनी इनोवेशन के एक जाने माने आइकॉन, उनका प्रभाव तब कम कर दिया गया जब इसे राज्य के अधिकार को चुनौती देने के तौर पर देखा गया। हालांकि भारत का संदर्भ इसके लोकतांत्रिक ढांचे के कारण अलग है। स्थापित पावर स्ट्रक्चर्स को चुनौती देने का मूल सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक है। भारतीय बिजनेस नेताओं के खिलाफ समन्वित अभियान को भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक मॉडर्न रूप माना जा सकता है, जो युद्ध के मैदानों पर नहीं बल्कि बोर्डरूम और मीडिया की हेडलाइंस के जरिए लड़ा जाता है। इसका लक्ष्य संदेह और अस्थिरता का माहौल बनाना है, जिससे भारतीय उद्योग के लिए इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हासिल करना, पार्टनरशिप बनाना और अपनी ग्लोबल पहुंच बढ़ाना मुश्किल हो जाए, जिससे मौजूदा पश्चिमी कॉरपोरेट हितों की रक्षा हो सके। इन चुनौतियों के जवाब में भारत सही तरीके से आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाने पर ध्यान दे रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वाकांक्षी सरकारी पहलें घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने और एक मजबूत आंतरिक औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने के लिए डिजाइन की गई जरूरी रणनीतियां हैं। ये प्रोग्राम आइसोलेशनिज्म के बारे में नहीं है, बल्कि वे संप्रभु क्षमता बनाने के बारे में है। एक मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार को बढ़ावा देकर और अपने नेशनल चैंपियन को पाल पोसकर भारत का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उसकी आर्थिक नियति नई दिल्ली में लिखी जाए, न कि विदेशी कंपनियों की सनक या दूसरे देशों की रणनीतिक चिंताओं से तय हो, जिससे एक सच्ची आर्थिक शक्ति बनने का उसका रास्ता सुरक्षित हो। सुपर पावर बनने का रास्ता पॉलिसी से ज्यादा लोगों की सोच से बनता है। ग्लोबल लेवल पर किसी देश की इमेज एक जरूरी स्ट्रेटेजिक एसेट है और भारत तेजी से इंफॉर्मेशन वॉर की पहली लाइन में खुद को पा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में अक्सर नकारात्मक खबरों और सोची समझी कहानियों की बाढ़ सी आती रहती है, जो भारत की अंदरूनी चुनौतियों पर ध्यान देती हैं और उसकी शानदार तरक्की को आसानी से नजरअंदाज कर देती है। ये कहानियां चाहे सामाजिक तनाव, राजनीतिक विवाद या आर्थिक चिंताओं के बारे में हों, इस तरह बढ़ाई जाती है कि देश को लगातार संकट में दिखाया जा सके। यह हमेशा इत्तेफाका नहीं होता। ऐसी कहानियां उन लोगों के हितों को पूरा करती हैं जो भारत के उभार को रोकना और उसके ग्लोबल प्रभाव को कम करना चाहते हैं। नकारात्मक जानकारी फैलाना एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसका मकसद इन्वेस्टर के विश्वास को कम करना, कूटनीतिक तनाव पैदा करना और भारत की सॉफ्ट पावर को नुकसान पहुंचाना है। जब इंटरनेशनल हेडलाइंस लगातार कमजोरियों को उजागर करती हैं, तो भारत के लिए एक स्थिर, भरोसेमंद और आगे बढ़ने वाले पार्टनर की इमेज बनाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की कहानी युद्ध से फायदा उठाने वाले कई हैं। इनमें
वे भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी शामिल हैं जो भारत को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं। साथ ही कुछ इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन और मीडिया हाउस भी शामिल हैं जो एक्टिविज्म ड्रिवन जर्नलिज्म पर फलते फूलते हैं। इस कोशिश को कभी कभी भारत के अंदर के लोग भी बढ़ावा देते हैं, चाहे वे पत्रकार हों, एक्टिविस्ट हों या राजनीतिक विरोधी हों, जो विचारधारा या निजी फायदे के लिए एक ऐसी कहानी को बढ़ावा देते हैं जो देश की इंटरनेशनल इमेज को कमजोर करती है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहले इस नकारात्मक अभियान का एक ताकतवर जवाब है। ये सिर्फ आर्थिक नीतियां नहीं हैं, ये राष्ट्रीय इरादे और क्षमता की घोषणाएं हैं। हर बार जब भारत एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को सफलतापूर्वक बनाता है, एक स्मार्टफोन से लेकर एक फाइटर जेट तक, तो यह क्षमता और आत्मनिर्भरता का एक साफ मैसेज भेजता है। जब अडानी दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू करते हैं या जब भारतीय दवाएं दुनिया भर में सप्लाई की जाती हैं, तो ये उपलब्धियां सीधे तौर पर एक संघर्षरत देश की कहानी को चुनौती देती हैं। ये सफलताएं ठोस प्रगति दिखाती हैं, एक आत्मविश्वास से भरे, इनोवेटिव और मेहनती भारत की कहानी पेश करती है जो अपने अतीत में उलझने के बजाय अपना भविष्य बनाने में व्यस्त है। इस इंफॉर्मेशन वॉर को जीतने के लिए दो मोर्चों पर मिलकर कोशिश करनी होगी। भारत को विकास और प्रगति के अपने वादे को पूरा करना जारी रखना होगा। आर्थिक विकास, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सामाजिक सद्भाव किसी भी नकारात्मक प्रोपेगेंडा का सबसे ताकतवर जवाब है। देश को दुनिया को अपनी कहानी बताने में ज्यादा माहिर बनना होगा, अपनी उपलब्धियों को सक्रिय रूप से उजागर करना होगा और अपनी चुनौतियों को संदर्भ में रखना होगा। इसके लिए ग्लोबल फोरम में एक आत्मविश्वास से भरी और साफ आवाज की जरूरत है, जिसे एक ऐसे मीडिया इकोसिस्टम का समर्थन हो जो पत्रकारिता की ईमानदारी का त्याग किए बिना राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे। अपनी वास्तविक सफलताओं पर निर्माण करके और उन्हें प्रभावी ढंग से बताकर भारत एक ऐसी ग्लोबल सोच को आकार दे सकता है जो उसकी असली क्षमता को दर्शाती है। भारत की ग्लोबल पावर बनने की यात्रा में आखिरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती उसकी सीमाओं के बाहर नहीं बल्कि अंदर है। किसी भी देश की ताकत आखिरकार उसकी अंदरूनी एकता और उसके लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति का नतीजा होती है। अपनी अपार क्षमता को साकार करने के लिए भारत को एक ऐसे नागरिक समाज की जरूरत है जो उद्देश्य में एकजुट हो, जाति, धर्म और क्षेत्र की दरारों को पार करे। ऐसे मेहनती उद्यमियों की जरूरत है जिन्हें बनाने और नया करने के लिए बढ़ावा मिले। ऐसे समर्पित वैज्ञानिकों की जरूरत है जो ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाए। और एक ऐसे राजनीतिक वर्ग की जरूरत है जो एक सच्चे, काम करने वाले लोकतंत्र के पवित्र सिद्धांतों को बनाए रखे। यह आंतरिक मजबूती किसी भी बड़ी बाहरी महत्वाकांक्षा के लिए बुनियादी जरूरत है। भारत के भविष्य के विकास के सच्चे इंजन उसके लोग और उनकी सहयोगात्मक भावना है। देश की नियति उसके किसानों और फैक्ट्री मजदूरों की कड़ी मेहनत, उसके टेक उद्यमियों की बुद्धिमत्ता और उसके पब्लिक सर्वेंट्स की समझदारी से तय होगी। अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों की सफलता सिर्फ उनकी निजी जीत नहीं है, यह विश्व स्तरीय उद्यम के लिए भारतीय क्षमता का प्रमाण है। इसी तरह आइसरो या अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में वैज्ञानिकों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां पूरे देश को ऊपर उठाती हैं। यही तालमेल है, एक ऐसा समाज जहां हर नागरिक को लगता है कि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में उसकी हिस्सेदारी है और जहां योग्यता और कड़ी मेहनत का इनाम मिलता है जो भारत को ग्लोबल मंच पर आगे बढ़ाएगा। इस महान प्रयास में निराशा या विभाजन के लिए कोई जगह नहीं है। भारत के उदय को कमजोर करने वाली ताकतें हमेशा उसकी अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। वे असहमति की आवाजों को बढ़ाएंगी और ऐसी कहानियों को बढ़ावा देंगी जो एक भारतीय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। ऐसी चालों के खिलाफ सबसे प्रभावी बचाव राष्ट्रीय एकता और आपसी विश्वास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। जब नागरिक अपनी संस्थाओं पर भरोसा करते हैं, जब समुदाय एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और जब सरकार अपने लोगों को प्रगति में भागीदार मानती है, तब देश मजबूत और अटूट बन जाता है। यह सामाजिक ताना बाना जो साझा पहचान और सामान्य लक्ष्यों के धागों से बुना गया है, भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। आखिरकार भारत का उदय जरूरी नहीं है, इसे सामूहिक प्रयास, दूरदर्शिता और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास से कमाना होगा। देश के पास सभी जरूरी चीजें हैं, एक विशाल और युवा आबादी, एक वाइब्रेंट लोकतांत्रिक संस्कृति, एक बढ़ता हुआ उद्यमी भावना और एक समृद्ध सभ्यतागत विरासत। हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती इन तत्वों को एक कोहेसिव पूरे में जोड़ना है। अगर भारत अपनी अंदरूनी एकता की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, अपने 1 अरब से ज्यादा लोगों की ऊर्जा को एक मजबूत, समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र के एक सामान्य दृष्टिकोण की ओर मोड़ सकता है, तो पृथ्वी पर कोई भी बाहरी ताकत उसे दुनिया में एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी सही जगह लेने से नहीं रोक सकती।